हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। दिशा क्लासेस पर जैसे कि आपको पता है नेट कॉमर्स और एचटेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज करवाई जाती हैं। तो नेट की प्रिपरेशन के लिए जो हमने स्टार्ट कर रखा है वो कर रखा है मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक जिसका 15th एडिशन है उससे कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो नेट लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं मार्केटिंग के या एचटेट पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो हाई लेवल के आते हैं जो एक लोकल पब्लिशर की बुक से कवर नहीं किए जा सकते। उसके लिए फिलिप कोटलर को ही पढ़ना पड़ता है या फिलिप कोटलर से हमारे मोस्टली क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो फिलिप कोटलर का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है जिसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज हम कर रहे हैं 4th पार्ट और हमने जो स्टार्ट कर रखा है वो स्टार्ट कर रखा है कोर मार्केटिंग कंसेप्ट्स। कुछ मार्केटिंग के कंसेप्ट्स हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो 6 मार्केटिंग के कंसेप्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहली वाली वीडियोस में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th कंसेप्ट से। तो 7th कंसेप्ट है इम्प्रेशंस एंड एंगेजमेंट। इम्प्रेशंस एंड एंगेजमेंट का क्या मतलब है? इम्प्रेशन कि भी जब आप कस्टमर आपकी कोई भी मतलब मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन उससे इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो उसका इम्प्रेशन एक्सप्रेशन कैसा होता है, मतलब वो क्या फील करता है उस चीज़ को देखना। हमने देखा है कि भी टीवी हो या मोबाइल हो या इंटरनेट हो, हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि भी इंटरनेट और मोबाइल आने से टीवी का जो यूजेज है वो कम हो गया है। आज भी हमने एक स्टडी करी थी कि भी ऐसे लोग हैं जो एक टाइम पे दोनों स्क्रीन्स को यूज़ कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं या टीवी के साथ साथ इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं। तो इन तीनों के थ्रू जब हमारी इंफॉर्मेशन या हमारी कंपनी से रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट उन तक पहुंचती है तो उनका क्या इंप्रेशन होता है, कैसा वो फील करते हैं। लेकिन इंप्रेशन का एक हम कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट क्या है कि भी हमें ये नहीं पता चलता कि भी उसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब उसे पसंद आई नहीं आई क्या, मतलब कुछ भी नहीं हम समझ सकते। एंगेजमेंट में क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द कंज्यूमर। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंची है। जैसे इसका एग्जांपल लेने के लिए फेसबुक लाइव, आपकी कोई भी एक फेसबुक पे पेज बना रखा है, उस पे कंज्यूमर ने आपके प्रोडक्ट को देखा और उसको लाइक किया, तो यहाँ जो कंज्यूमर है वो एक्टिवली एंगेज हुआ है, उसका एक्शन का हमें पता चला है, एक्टिवली एंगेज्ड है वो फेसबुक लाइव। या उसने कोई कमेंट किया, जैसे आपको यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं, आपको क्लास अगर किसी की अच्छी लगती है तो आप कमेंट करते हैं वेरी नाइस क्लास मैम। तो ये जो कमेंट्स हैं इनसे हमें पता चलता है जो हमारे कंज्यूमर हैं उन तक अगर हमारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है किसी भी थ्रू तो उनका रिएक्शन क्या होता है? एक्टिवली इन्वॉल्व, मतलब वो जो कंज्यूमर है वो एक्टिवली इन्वॉल्व या हम कह सकते हैं एंगेज्ड होता है, उसके रिएक्शन का हमें पता चलता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हमारा है वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। अब अगर हम वैल्यू की बात करें तो हम बोलते रहते हैं कि भी वैल्यू क्रिएट करो कस्टमर के लिए, वैल्यू क्रिएट करो कस्टमर के लिए। मार्केटिंग में सिर्फ मेन जो फोकस होता है वैल्यू इज द सेंट्रल मार्केटिंग कंसेप्ट, मतलब वैल्यू के अराउंड ही पूरा मार्केटिंग का कंसेप्ट चलता रहता है कि भी कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करवानी है, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करवानी है। अब वैल्यू का मतलब है क्या? मीन्स क्या हम क्या प्रोवाइड करवाएं उसे? तो वैल्यू का मतलब है सम ऑफ टेंजिबल, इनटेंजिबल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट। ये कह रहा है 3 चीजों से मिलके वैल्यू को बनाया गया है, मतलब आप उसे टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स भी दें। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल का क्या मतलब है? जैसे अभी हमने पिछले पार्ट में एग्जांपल लिया था कि भी कस्टमर की नीड है, उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ट्रेवल करना है, उसकी ये नीड है, तो उसके लिए हमने उसे क्या कर दिया? एक टेंजिबल प्रोडक्ट, एक फिजिकल प्रोडक्ट बना के दे दिया जिसको हमने नाम दिया कार। कार क्या है? एक टेंजिबल प्रोडक्ट है, हमने उसकी नीड को टेंजिबल फिजिकल शेप दे दी जिसे हमने बोला ऑफरिंग्स। क्लियर? तो हमने उसे टेंजिबल और आफ्टर सेल सर्विसेज दे दी तो इंटेंजिबल बेनिफिट्स भी दे दिए, या साथ में इंश्योरेंस करके दे दिया उसे, या EMI प्रोवाइड करवा दी कि भी सर आपको सारी पेमेंट्स अभी नहीं करनी, आप इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं। तो ये कुछ टेंजिबल और इनटेंजिबल बेनिफिट्स के साथ वो जो कॉस्ट है, कॉस्ट भी हमने ऐसी रखी कि भी उसे सेटिस्फाई कर सके, मतलब उसको ज्यादा कॉस्ट भी ना पे करनी पड़े। तो जब हम ये तीनों का सम कर देते हैं तब जाके हमारी बनती है वैल्यू, कि भी हम कस्टमर को क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? वैल्यू। तो अगर हम वैल्यू जो एक मेन मार्केटिंग का कंसेप्ट है, इसी के इर्द गिर्द मार्केटिंग घूमती रहती है कि वैल्यू प्रोवाइड करवाओ, कस्टमर को वैल्यू दो तभी कस्टमर हमें प्रोडक्ट हमारी तरफ आएगा। तो वैल्यू की अगर हम बात करें तो वैल्यू 3 चीजों से मिलकर बना है। मतलब वैल्यू कैसे आप दे सकते हैं? अगर आप उसे टेंजिबल जो चीज दे रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो आप इंटेंजिबल बेनिफिट्स दे रहे हैं मतलब आपकी सर्विसेज भी अच्छी होनी चाहिए, और जो आप कॉस्ट के रूप में उसे प्राइस दे रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए? ठीक होना चाहिए। अगर आप ये तीनों चीजें दे रहे हैं QSP मतलब क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस, अगर ये तीनों चीजें दे रहे हैं तो आप उसे वैल्यू दे रहे हैं, और इसे QSP को हम बोलेंगे कस्टमर वैल्यू ट्राइड।
ट्रायड का मतलब 3 चीज़ों से मिलकर कस्टमर की वैल्यू बनती है, क्वालिटी दें, सर्विसेज दें और प्राइस भी उसे ढंग का दें। अगर आप उसे क्वालिटी और सर्विस ये दोनों चीज़ें अच्छी दे रहे हैं, हाई लेवल की दे रहे हैं, तो वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज। लेकिन अगर आपने इन दोनों के साथ प्राइस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, प्राइस को भी हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिकली डाउन। फिर वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवा रही, क्योंकि अगर आप उसे क्वालिटी और सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं तो पैसे भी बहुत अच्छे ले रहे हैं आपसे, फिर आप वैल्यू कहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। वैल्यू का मतलब है जब आप इन तीनों का सम देंगे उसे, तो क्वालिटी और सर्विसेज हाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, हाई। लेकिन अगर प्राइस को आपने हाई कर दिया तो वैल्यू क्या चली जाएगी, डाउन, क्योंकि इससे दूसरे प्रोडक्ट्स जो होंगे वो उसे क्वालिटी सर्विस बेशक थोड़ी सी कम दे रहे हो लेकिन प्राइस भी कम दे रहे होंगे, तो वो वैल्यू मैच कर जाएगी वहां। तो प्राइस के साथ जो वैल्यू है वो डाउन चली जाती है अगर आपने प्राइस को इंक्रीज कर दिया, लेकिन क्वालिटी और सर्विसेज को अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अप। इनका ये था रिलेशन और इसको हम बोलते हैं कस्टमर वैल्यू ट्रायड, कि कस्टमर की वैल्यू के क्या मतलब कैसे हम कह सकते हैं कि भी 3 चीजों से मिलकर कस्टमर की वैल्यू मिली है। अब वैल्यू के साथ बात आती है सेटिस्फेक्शन की, एक और टर्म है इसके साथ हमारी, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है, सेटिस्फेक्शन इज द जजमेंट, मतलब जजमेंट ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द परसीव्ड परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू एक्सपेक्टेशंस, कि भी जो कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशंस की थी उसके रिलेशन में अब कंज्यूमर की क्या वो जजमेंट आई है जब उसने उसकी परसीव्ड परफॉर्मेंस को देख लिया। कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस थी उनके रिलेशन में आपके प्रोडक्ट ने जो परफॉर्म किया वो क्या जजमेंट अब कंज्यूमर फील कर रहा है, उसे हम बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। क्लियर? कंज्यूमर की जजमेंट ऑफ परसीव्ड परफॉर्मेंस, जो उसे परफॉर्मेंस अब मिली है उससे रिगार्डिंग उसकी क्या जजमेंट है, और उसको किससे कंपेयर करते हैं, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी पहले हमारे प्रोडक्ट से, उसे हम बोलेंगे सेटिस्फेक्शन। अगर उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी और जो अब प्रोडक्ट ने उसको परफॉर्मेंस दी है वो मैच हो रही हैं तो सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या होगा, हाई। अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस और जो अब प्रोडक्ट उसने खरीदा है उसके बाद जो उसकी परसीव्ड परफॉर्मेंस आई है वो अच्छी नहीं आई, उसके लिए उसका जजमेंट अच्छा नहीं आ रहा, तो एक्सपेक्टेशंस और जो हमारी परफॉर्मेंस है अभी वो अगर सेम नहीं मैच हो रही तो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, डाउन। ये था सेटिस्फेक्शन का मीनिंग, जब कंज्यूमर जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी उनके रिलेशन में जो अब परफॉर्मेंस की जजमेंट लगा रहा है कि भी अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी आई है जब उसने उस प्रोडक्ट को ले लिया, अगर वो मैच होती है तो सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होता है, अगर वो मैच नहीं होती तो सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन होता है। नेक्स्ट हमारी टर्म है, 9th जो हमारा कंसेप्ट है वो है सप्लाई चेन का। सप्लाई चेन क्या होती है? अब सप्लाई चेन आपको लग रहा होगा कि भी जब हम एक कंज्यूमर कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है उसको जब वो कंज्यूमर तक पहुंचाती है वो एक सप्लाई चेन है कि वो सप्लाई कर रही है, उसे हम सप्लाई चेन नहीं। सप्लाई चेन इज अ चैनल, सप्लाई चेन एक चैनल है जिसको हम कहाँ से स्टार्ट होता है, स्ट्रेचिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल। जब एक कंपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल को ही खरीदती है किसी भी पीछे सप्लायर से, डीलर से, जब वो रॉ मटेरियल को खरीद के उससे कोई कंपोनेंट बनाती है, कंपोनेंट से फिर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के बाद वो फाइनल बायर तक ले जाया जाता है, इस पूरी चेन को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन के रिलेटेड भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि भी बच्चों को लगता है कि भी जब एक कंपनी अपना प्रोडक्ट तैयार कर देती है और जब कंपनी से वो कंज्यूमर तक पहुंचता है तो जहां वो सप्लाई चेन होती है, होलसेलर, रिटेलर, उसे हम बोलते हैं सप्लाई चेन। नहीं, ऐसा नहीं है। सप्लाई चेन का मतलब वहीं से एक ऐसा चैनल जो कहां से शुरू हो जाता है, आपके रॉ मटेरियल लेने से, फिर आप कंपोनेंट से लेके आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट से वो फाइनल बायर तक पहुंचता है। इस पूरी चैनल को, इस पूरी चेन को हम क्या बोलेंगे, सप्लाई चेन। इसके एग्जांपल के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉफी का, या नॉर्मल एक एग्जांपल ले लेते हैं, वीट है। वीट फार्मर के पास आई, सबसे पहले कहाँ आई, फार्मर ने किसे दी, उसे मंडी में दिया, कमीशन एजेंट को। कमीशन एजेंट ने क्या किया, उसे गवर्नमेंट को सेल किया या फिर जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको सेल किया। अब गवर्नमेंट ने या तो ये जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, बायर्स हैं, उनको डायरेक्टली सेल किया, या फिर जो हमारी कंपनीज हैं उन्होंने बायर्स को सेल किया। तो ये जो पूरी चेन है फार्मर से लेके और बायर तक की, इसे हम बोलेंगे सप्लाई चेन। ना कि कंपनी से बायर के बीच में ये रिटेलर आ गया, होलसेलर आ गया, इनको सप्लाई चेन बोलेंगे। सप्लाई चेन स्टार्ट हो जाती है रॉ मटेरियल से लेके और फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने की जो चैनल है उसे हम बोलते हैं सप्लाई चेन। क्लियर? नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है कंपटीशन।
कंपटीशन मेरे ख्याल से आपको सबको ही पता है कंपटीशन क्या होता है। जो आपके राइवल फर्म्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो बेशक एक्चुअल में हो, जो अभी एट प्रेजेंट है, या फिर पोटेंशियल का मतलब है जो फ्यूचर में आ सकते हैं। जैसे अब फ़ोन की ब्रांड्स हैं, पहले अगर आपने फ़ोन कंपनीज को देखा हो तो जब स्टार्टिंग हुई थी मोबाइल फ़ोन्स की तो सिर्फ एक ही कंपनी थी, वो थी नोकिया। नोकिया के बाद उस टाइम कोई भी कॉम्पिटिटर या राइवल फर्म नहीं थी जो राइवल ऑफरिंग दे रही हो। हम बात कर रहे हैं ऑफरिंग, वर्ड यूज़ कर रहे हैं बार बार ऑफरिंग, क्योंकि ऑफरिंग का मीनिंग हम कर चुके हैं। ऑफरिंग क्या है? प्रोडक्ट को ही ऑफरिंग बोला जाता है। जब आप कस्टमर की नीड्स को एक ऐसे फिजिकल शेप देके उसे प्रोवाइड करवाते हैं जिससे उसकी नीड्स पूरी हो जाएं, उसे हम बोलते हैं ऑफरिंग। तो जब नोकिया आया तो कोई भी राइवल फर्म्स नहीं थी, कोई भी राइवल ऑफरिंग्स नहीं थी, लेकिन उस टाइम एक्चुअल तो नहीं थी लेकिन पोटेंशियल तो थी, हो तो सकती थी। जैसे सैमसंग बना रहा था उस टाइम पे, या और भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी जो आना चाहती थी। तो कंपटीशन में हम लेते हैं एक्चुअल जो एट प्रेजेंट है हमारी ऑफरिंग्स के बराबर में ऑफरिंग्स, या जो हो सकती हैं पोटेंशियल, उसे भी हम क्या बोलेंगे? कंपटीशन। क्लियर? यही डिफरेंस है लोकल पब्लिशर की बुक में और एक फॉरेन ऑथर जो फिलिप कोटलर जैसी बुक है उसमें, कि आपको नॉर्मल जो एक बुक मिलेगी उसमें कंपटीशन का नॉर्मल सा मीनिंग मिलेगा, जो आपके एक्चुअल में राइवल ऑफरिंग्स हैं। लेकिन कंपटीशन का एक्चुअल मतलब है सिर्फ आप एक्चुअल वालों को नहीं देखेंगे, आप पोटेंशियल जो फ्यूचर में हो सकते हैं उनको भी कंसिडर करेंगे, उसको भी क्या बोलेंगे हम? कंपटीशन। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अगर हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट की बात करें तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को हमने बोला टास्क एनवायरनमेंट, एक को हमने बोला है ब्रॉड एनवायरनमेंट। टास्क एनवायरनमेंट में वो सारे एक्टर्स आते हैं जो प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और प्रमोटिंग ऑफरिंग्स, फिर हम वर्ड यूज कर रहे हैं ऑफरिंग्स, उनको मतलब जो भी एक्टर्स हमारे प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और उस ऑफरिंग को प्रमोट करने में लगे रहते हैं, उनको हम सबको बोलते हैं टास्क एनवायरनमेंट। जैसे कि कंपनी खुद वो प्रोड्यूस कर रही है, फिर हमारे आगे डिस्ट्रीब्यूशन में आगे सप्लायर्स या डीलर्स, प्रमोट करने के लिए हमारी जो जितनी भी सर्विसेज कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, या हम कह सकते हैं जितने भी अभी हमने मार्केटिंग के चैनल्स पढ़े थे वो आ जाते हैं प्रमोटिंग। जो भी ये काम करता है वो किस एनवायरनमेंट में आ जाता है? टास्क एनवायरनमेंट में। टास्क एनवायरनमेंट में बेसिकली वही आएंगे, वही उन्हीं को हम इन्वॉल्व करेंगे, उन एक्टर्स को जो ऑफरिंग की प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और प्रमोशन में हेल्प करते हैं। इसमें कस्टमर भी इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं दूसरा एनवायरनमेंट जो है ब्रॉड एनवायरनमेंट। ब्रॉड एनवायरनमेंट के 6 पार्ट्स हैं, 6 कंपोनेंट्स हैं, हम कह सकते हैं 6 टाइप्स का है। 6 टाइप में कौन से हैं? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। अब डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि भाई आपकी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, वो सारा आ जाता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में। वो भी आपकी मार्केटिंग को इफेक्ट करता है। मान लो पॉपुलेशन ज़्यादा है, कम है, कैसी है, मतलब वो अर्बन एरियाज में लिविंग वाली है या रूरल एरियाज में रहने वाली है, वो सारी आ जाती है हमारी डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में। फिर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मींस आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी चल रही हैं, आपकी जीडीपी रेट क्या है, आपका इंटरेस्ट रेट क्या है, आपकी बैंकिंग कैसी चल रही है, वो सारी आ जाती है हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, और ये भी हमारी मार्केटिंग को क्या करती हैं? इफेक्ट। फिर आ जाता है सोशो कल्चर एनवायरनमेंट। सोशो कल्चर एनवायरनमेंट में आ जाता है हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, इनके कस्टम्स क्या हैं, क्या कस्टम्स को या हम कह सकते हैं वैल्यूज़, बिलीफ्स को फॉलो करते हैं लोग, यहाँ के कैसी यहाँ की सोसाइटी है। जैसे अब फॉरेन में अगर हम बात करें तो फॉरेन में शादियों में वाइट गाउन पहने जाते हैं, लेकिन इंडिया में वाइट को अशुभ माना जाता है, शादी के टाइम पे नहीं पहना जाता। तो ये हमारी सोसाइटी और कल्चर की वैल्यूज़ हैं, बिलीफ्स हैं, उनकी मानना है, उनके ट्रेंड्स हैं, हम कह सकते हैं। फिर आ जाता है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में आएगा हमारा क्लाइमेट कैसा है, हमारी लैंड कैसी है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट में, और ये भी मार्केटिंग को इफेक्ट करती है। मान लो आपका क्लाइमेट ठंडा है तो यहाँ जो प्रोडक्ट्स चलेंगे वो ऐसे चलेंगे जो ठंड में काम आने वाले हों। हीटर होगा, यहाँ एसी बनेगा ही नहीं या एसी प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, तो ये भी इफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कि भाई आपकी टेक्नोलॉजी कैसी है, कैसी आपकी कंट्री में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है, वो भी मार्केटिंग को इफेक्ट करता है। मान लो एक कंट्री है वो बहुत ही बैकवर्ड है, उसमें टेक्नोलॉजी है ही नहीं, तो आप क्या इंटरनेट के थ्रू अपना प्रमोशन कर सकते हैं?
क्या वहाँ मोबाइल फ़ोन्स की नेटवर्क्स रहते होंगे जब उसमें टेक्नोलॉजी ही नहीं है? तो वो भी क्या कर रही है, मार्केटिंग में इफेक्ट डाल रही है। लास्ट है पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट भी हमारी मार्केटिंग को इफेक्ट करता है। कैसे करता है? मान लो आपके लॉज क्या हैं, मान लो कोई कंट्री आउटसाइडर्स को या बाहर वाली कंपनीज को अलाउ ही नहीं करती, तो वो भी मार्केटिंग पे इफेक्ट डाल रहा है। या कोई लॉ ऐसा है कि भी आप एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ें नहीं दिखा सकते, ऐसे ऐसे लॉ भी बनाए जाते हैं, तो वहाँ भी आपकी मार्केटिंग को इफेक्ट होता ही होता है। तो ये थे हमारे बेसिक से कंसेप्ट मार्केटिंग के जो आज हमने कवर करे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको दिशा क्लासेस अच्छी लगती हैं तो इसे शेयर करें ताकि उन लोगों को या उन बच्चों तक भी ये वीडियोज़ पहुँचें जिन्हें मतलब नेट कॉमर्स से रिलेटेड ये नहीं पता कि भी कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, और पढ़नी चाहिए तो कहाँ से पढ़ें। जैसे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो यूट्यूब पे कहीं भी फिलिप कोटलर से रिलेटेड नहीं पढ़ाया जाता कि फिलिप कोटलर का डाटा पढ़ाया जाता हो, वो भी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। तो यहाँ हमने कर रखा है, क्लियर। तो इसलिए अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप शेयर करें। थैंक यू।